नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का एग्जाम टाइम विथ अखिलेश सर पे ढेर सारा स्वागत है। आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। इस बीच मैं आपके लिए 2016 के पेपर का जो भूगोल का पार्ट सेकंड है, फर्स्ट मैंने कराया था, जो वीडियो जिसका जा चुका है, आप लोग उसको देखिएगा। इसके बाद तुरंत इसको देख लीजिएगा, क्योंकि एक ही पार्ट में 60 क्वेश्चन का देना और मैं प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या जिसमें होने लायक होती है कर देता हूं, ताकि ये केवल 30 या 31 क्वेश्चन ही आपके लिए ना रहे, ये आने वाले एग्जाम के लिए, ठीक है, क्वेश्चन का पिटारा बन जाए आपके लिए। और निश्चित तौर पे ये मैं कह रहा हूं कि आप यदि मन से ये वीडियो देखते हैं और उन क्वेश्चन का विश्लेषण करते हैं जो आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, ईमानदारी अपने प्रति बरतते हैं, तो आप निश्चित तौर पे सफलता तक पहुंचेंगे जरूर। क्योंकि जैसे मैं मेहनत कर रहा हूं, आपको भी उसी तरह से मेहनत करनी पड़ेगी मित्रों, तभी आप इस बार के परीक्षा में 2025 में जो प्रस्तावित है अप्रैल में, उसमें एक पद सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आइए उसके आगे 31 के बाद चलते हैं और 2016 के इस भूगोल के प्रश्न पत्र को कंप्लीट करते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप पेन और कॉपी लेकर ही देखिएगा और कितने क्वेश्चन इस पार्ट में आपके सही हुए उसका कमेंट करिएगा, और कौन सा पार्ट आपका कमजोर रह गया है उसको जरूर बताइएगा। क्योंकि आगे बहुत सारे एग्जाम्स लगे हैं, आपके आने वाली भी वैकेंसी हैं, ठीक है। तो उन सब के लिए मैं अब तो क्या करूंगा, चैप्टर वाइज क्वेश्चन लेके आऊंगा और समझ के साथ बेहतरीन ढंग से। तो देखिएगा, इसके 32वां क्वेश्चन से आगे हम लोग बढ़ेंगे। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है ये। लेबेनसरम ये है शब्द, लेबेनसोयम इन्होंने लिख दिया है, ठीक है। इस प्रश्न का क्या है, जैसे ही ये किताब आपके सामने आएगी आप तुरंत जान जाएंगे। लेबेनसरम है ये, ठीक है, की संकल्पना द्वारा विकसित की गई है, मतलब किसके द्वारा विकसित की गई है। तो आप जानते हैं टेलर, रेटजल, हेटनर और रिच्टोफेन, ठीक है। रिच्टोफेन, इनका नाम रिच्टोफेन है दरअसल, लेकिन टी और एच का कमाल है कि उसको कुछ भी आप पढ़ सकते हैं। तो आप जान लीजिएगा कि ये रेटजल के द्वारा दी गई संकल्पना है, और पृथ्वी का वह भाग जिस पे जीवन पाया जाता है, ठीक है, उसको इन्होंने लेबेनसरम कहा है। क्या कहा है? लेबेनसरम कहा है। और पृथ्वी को जैविक इकाई के रूप में इन्होंने व्याख्या किया, यह भी पूछा जाता है। लिखिएगा, रेटजल ने पृथ्वी को एक जैविक इकाई के रूप में बताया है, और इसी को उन्होंने लेबेनसरम कहा है, ठीक है। रेटजल आप जानते हैं मानव भूगोल के जनक भी कहे जाते हैं। यह मानव भूगोल के जनक भी कहे जाते हैं, जनक भी हैं। और इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक जो है वो क्या है, आप बताइए, कमेंट के माध्यम से निश्चित तौर पे बताइएगा, ठीक है। रेटजल की जो पुस्तक है उसका नाम क्या है, मानव भूगोल से संबंधित, ठीक है। आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, मैं अभी बता देता हूं। आप, इनकी शिष्या थी कौन? कुमारी चर्चिल सैंपुल। तो आप निश्चित तौर पे कमेंट कर दिए होंगे। इनकी पुस्तक का नाम था एंथ्रोपोजोग्राफी, जियोग्राफी, ठीक है। ये आइए, इतने सारी चीजें आपको जानकारी हो गई, आगे बढ़िएगा। जनसंख्या के सिद्धांत पर एक निबंध किसके द्वारा लिखा गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और किसी ने सबसे पहले, ठीक है, जनसंख्या सिद्धांत दिया था
उस व्यक्ति का नाम इसमें जुड़ा है। ठीक है, तो वो थे, जल्दी से आप कमेंट करिएगा, जल्दी से आंसर लगाइएगा। ये है माल्थस। कौन है? माल्थस। इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया था? जनसंख्या सिद्धांत दिया था। इनके जानते हैं ये सिद्धांत में इन्होंने कहा था कि किसी देश में संसाधन जो है वो गणितीय हिसाब से बढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते हैं, और जबकि वहां जनसंख्या जो होती है वो ज्यामितीय गति से बढ़ती है। समझ में आई बात? 1 2 4 8 ऐसे बढ़ती है, ठीक है ना जी, ज्यामितीय गति से बढ़ती है। तो जाहिर सी बात है, यदि जनसंख्या को कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो जनसंख्या संसाधनों की तुलना में कहीं बहुत आगे निकल जाएगी और लोग खाने बिना भूखों मरने लगेंगे। तब प्रकृति उसका क्या करती है? अपने तरह से नियंत्रण करती है, जो बहुत कष्टदायी होता है। इन्होंने यह भी बताया था क्या कि यदि जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया गया तो 20 वर्ष में नहीं 25 वर्ष में, कितने में? 25 वर्ष में जनसंख्या क्या हो जाएगी? दूनी हो जाएगी। ये भी पूछा गया, 25 वर्ष में जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी, दोगुनी। ये भी कहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना जी। तो ये हो गया आपका। आगे देखिएगा, कह रहा है कि कौन सी नहर प्रशांत सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन आसान दुनिया में कुछ होता नहीं है और कठिन कुछ दुनिया में होता नहीं है। वह चीज जो आपको पता है वह आसान हो जाती है, वो चीज जो आपको नहीं पता है वो कठिन हो जाती है। तो आइए देखते हैं। आप दरअसल लगाइएगा, मैं आपको दिखाई देता हूं, ठीक है, दिखा देता हूं। देखिए, ये है आपका, ये उत्तरी अमेरिका है और ये आपका दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है। इसी पतले भाग को यहां पनामा है, पतले भाग को काटकर बनाई गई नहर, और ये आप जानते हैं प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर, और ये है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, ठीक है। ये इधर कोलन बंदरगाह है, कोलन बंदरगाह, और इधर पनामा। क्लियर? इस नहर का निर्माण 1914 में किया गया। कब किया गया? 1914 में किया गया। क्लियर? तो यह, अब देखिए, तुरंत आपको पता चल गया होगा, इस नहर का नाम है पनामा। एक नहर और आपसे पूछी जा सकती है, वो नहर है स्वेज नहर। मैं यही बता देता हूं, स्वेज नहर, ठीक है। वो किसको? अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका को क्या करती है? ये भाग एशिया, ये एशिया है और ये अफ्रीका है, ठीक है। ये भूमध्य सागर है और ये है लाल सागर। तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, भूमध्य सागर को लाल सागर से क्या करती है? जोड़ती है, ठीक है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती, मैं बोल रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। और अफ्रीका को एशिया से अलग करती है, ठीक है। यह है स्वेज नहर। चलिए आगे बढ़िए। कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक काफी उत्पादक देश है, सर्वाधिक काफी उत्पादक देश है। तो देखिए, इसमें से जो ऑप्शन है वो है, उसमें से सही जल्दी से आप लगाइएगा, वो है ब्राजील। कौन सा है? ब्राजील। और इस समय की आर्थिकी आप निश्चित तौर पे पढ़ के जाइएगा, ठीक है, क्योंकि आंकड़े बदलते रहते हैं, ठीक। और मैं जाते जाते, जब आपका एग्जाम करीब हो जाएगा तो उस समय की जो करेंट आर्थिकी होगी, मैं उसके हिसाब से आपको बता दूंगा कि कौन सा देश क्या क्या उत्पादन में आगे है और कौन सा देश कौन सी चीज में भारत आगे, ठीक ना जी। फिलहाल इसका आंसर है ब्राजील। कह रहा है कि कौन सी नदी
नदी कश्मीर घाटी से बहती है? कश्मीर घाटी से, तो देखिए कश्मीर घाटी से जो नदी बहती है उसका नाम है झेलम। क्या नाम है? झेलम। जानते हैं यह झेलम नदी जो है वो झील से होती हुई गुजरती है, ठीक है ना जी, झील से। तो इसके बारे में आप जानते हैं ये सप्त सिंधु जो नदियां हैं उसमें इन सभी नदियों का नाम शामिल है, चाहे झेलम है, तीस्ता है, ब्यास है, रावी है, सभी का, लेकिन झेलम जो है मुख्य रूप से कश्मीर घाटी से बहती है। आगे है कि फ्रांस के ऊपर आल्प्स पर्वत से रोन घाटी से होकर भूमध्य सागर की ओर बहने वाली पवन कहलाती है। ये भी एग्जाम मैंने दिया है, लेकिन इस एग्जाम में मेरा केवल गलती से नहीं हुआ था। आप सोचेंगे कौन सी गलती, तो मैं बता दूं, मैं भूगोल और इकोनॉमिक्स का छात्र हूं और मेरा यही कॉम्बिनेशन था, और जो मैंने अर्थशास्त्र के सारे क्वेश्चन जो है नागरिक शास्त्र में कलर कर दिए थे, ठीक है, और इसी मिस्टेक के कारण मेरी कॉपी नहीं जंची थी, जबकि उस बार भी मेरे बहुत क्वेश्चन सही थे, लगभग 117-18 क्वेश्चन सही थे, ठीक है, लेकिन कॉपी ही नहीं जंची तो सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो आप जानिए कि एग्जाम डिस्क्वालीफाई केवल ज्ञान की वजह से नहीं होता है, बहुत बड़ी लापरवाहियां हो जाती हैं, ठीक है, क्या हो जाती, बहुत बड़ी लापरवाहियां। यही चीज एलटी में मेरे साथ हुई थी, क्योंकि मैं बहुत जल्दबाजी करता था, तो इन सब पे भी सुधार किया है मैंने, ठीक। एक एग्जाम और मैंने, जानते हैं 2011 की प्राइमरी मेरी छूट गई इसीलिए क्योंकि मैं 4-4 ऑप्शन एक साथ कलर करता था और उसमें 3 ऑप्शन एक साथ गलत हो गए, जिससे पूरी तरह से होपलेस हो गया। फिर प्राइमरी में सिलेक्शन हुआ 69,000 में, फिर आपके टीजीटी में सिलेक्शन हुआ। तो बहुत सारी चीजें, लेकिन अपनी कमियों को जब सुधारेंगे तब, और पढ़ाने का अनुभव मेरा 10 साल से ऑलरेडी है, ठीक है, क्योंकि मेरे बहुत सारे पढ़ाए बिहार में, यूपी में नौकरी कर रहे हैं, ठीक है ना जी। तो आप बस कहे ना कि लाइव अभी जल्दी से शुरू है, ऑफलाइन तो मैंने बहुत दिनों से पढ़ाया है। आइए देखिएगा, कह रहा है कि फ्रांस के ऊपर आल्प्स पर्वत से रोन घाटी से होकर भूमध्य सागर की ओर बहने वाली पवन क्या कहलाती है? तो इस पवन का नाम है मिस्ट्रल, ठीक है। आप हरमट्टन, फान और सिराको को भी जानिएगा, ठीक है। आप जानते हैं हरमट्टन को डॉक्टर हवा भी कहते हैं, हरमट्टन को डॉक्टर हवा भी कहते हैं। यह सारी हवाएं जानते हैं, हरमट्टन ये भी सहारा के मरुस्थल से चलती है, गिनी तट की तरफ चलती है, जो वहां के आर्द्रता को सोख लेती है, जिससे वहां के लोगों को सुखद जलवायु मिलती है, जिससे स्वास्थ्यवर्धक जलवायु मिलती है, इसलिए इसको डॉक्टर हवा कहते हैं। सिराको जो है ये उसी सहारा के मरुस्थल से ऊपर की उत्तर की तरफ चलती है, और यह सहारा के मरुस्थल से लाल बालू लेकर चलती है, और जब भूमध्य सागर से क्या उठाती है, जल को उठाकर जाके चीन में बारिश करती है। इसको रक्त वर्षा भी कहते हैं, रक्त वर्षा भी कहते हैं, क्योंकि लाल कलर का बरसात करती है। क्लियर। आगे का है, मध्य प्रशांत महासागर से गुजरने वाली अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा सामान्यतः का अनुसरण करती है। तो देखिएगा, ये अभी क्वेश्चन मैंने बताया है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसका, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा सामान्यतः का अनुसरण करती है? 180 अंश देशांतर, 0 अंश देशांतर, ठीक है। तो इसका आंसर सीधा है आपका 180 अंश। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा मतलब 180 अंश देशांतर, ठीक है। और 0 अंश देशांतर का मतलब प्रधान यमोत्तर, ठीक है। ये क्या है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ये क्या है? प्रधान याम्योत्तर, ठीक है ना। आगे बढ़िए, कह रहा है कि कौन सा एक अंतर्जनित बल नहीं है? अंतर्जनित मतलब ऐसे बल जो पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होते हैं और पृथ्वी में दरार, चटकन, भ्रंश, बलन ये सब पैदा करते हैं, उसे हम अंतर्जनित बल कहते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, तनाव ठीक है, भ्रंशन ठीक है, संपीड़न ठीक है, लेकिन ये जो है ये बाह्य जनित बल है, ठीक है। जहां अंतर्जनित बल पृथ्वी को उभड़ खाबड़ बनाने का काम करते हैं, वहीं जो है बाह्य जनित बल पृथ्वी को समतल बनाने का काम करते हैं, ठीक है। लाइक ब्यूटी पार्लर,
आप समझिए कि जैसे पेट में जब गर्मी होगी, पेट अच्छे से साफ नहीं होगा तो आप जानते हैं कील मुहासे तमाम तरह की चीजें, यही है सिस्टम पृथ्वी का। पृथ्वी के अंदर जब पेट में गर्मी, ऊटपटांग, ज्वालामुखी, भूकंप, इस तरह की प्लेट विवर्तन चीजें आती हैं तो पृथ्वी की सतह जो उभड़ खाबड़ हो जाती है। और फिर जैसे पुरुषों और महिलाओं, पुरुष भी अब पीछे नहीं, आप जानते हैं वो भी फेयर हैंडसम क्रीम का यूज कर रहे हैं और बड़े बड़े सैलून में जाते हैं। मैंने तो देखा जब मैं इलाहाबाद में था कुछ दिनों तक, तो लड़के भी 4-4, 500-500 रुपया देते थे, पता नहीं कौन कौन सा मसाज करवाते थे, ठीक है। और फिर बाहर निकलते थे 2 दिन बाद उससे भी बदतर हो जाते थे, दिक्कत ये भी है, ठीक है। लेकिन करवाते थे तो करवाते थे। और मुझे जहां तक पता है कि पुरुष में बल, गुण और ताकत की जरूरत है, जबकि सुंदरता मायने रखती है स्त्रियों में। लेकिन चलिए, जमाना है तो आप भी करवाइए। अपर्दन जो है ये पृथ्वी को समतल करने का काम करता है, ठीक है ना जी। आगे बढ़िए। कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर संधियों में घुसने वाला और ठोस हो जाने वाला मैग्मा क्या कहलाता है। अब देखिए यहां बात समझिए, यहां से कई क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देख। ये मान लीजिए हम पृथ्वी का कोई भाग क्या कर रहे हैं, निकाल ले रहे हैं। यहां है मैग्मा, क्या है, ये है मैग्मा, ये है मैग्मा, क्लियर। अब देखिए ये ऊपर बढ़ने के क्रम में यदि, ठीक है, इस तरह से जाकर ठंडा हो गया तो अलग नाम, इस तरह से जाकर ठंडा हो गया तो अलग नाम, इस तरह से जाकर ठंडा हो गया तो अलग नाम, ऐसे जाकर ठंडा हो गया तो अलग नाम, ठीक है। और ये ऐसे जाकर ठंडा हो गया तो अलग नाम है। और इसी नामों से ये प्रश्न पूछा जाता है। ये मैग्मा जो है पृथ्वी के अंदर ही ठंडा हो गया है और इसके अलग अलग नाम हैं। जैसे ये देखिए, ये अगर पृथ्वी के अंदर ही ऐसे बड़े भाग में ठंडा हुआ है तो इसको बैथोलिथ कहते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये ऐसे क्षैतिज अवस्था में ठंडा हो गया तो इसे हम क्या कहते हैं, सील कहते हैं, सील की तरह हो गया तो सील कहते हैं, ठीक है। ये लैप, गोद की तरह है तो इसको लैकोलिथ कहते हैं, लिथ, ठीक है, लैकोलिथ। समझ में आई बात। इसको देखिएगा, ये देखिए, इसको देख लीजिए पहले, ये डाइक है, डाइक, क्लियर। ये देखिए ये है फाइकोलिथ, फाइकोलिथ, ठीक। जो लहर नुमा ठंडा हो जाता है उसे कहते हैं फाइकोलिथ। देखिए आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ये अभी ध्यान में नहीं चल रहा है, मैं बता दूंगा अगली वीडियो में इसका नाम क्या था, ठीक है। इसको पताली कहते हैं। देखिए इसी दोनों में कंफ्यूज, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतने से क्लियर हो जाएगा। इसको आप देख लीजिएगा क्योंकि आप भी भूगोल अभी तुरंत दिमाग से उतर गया, ठीक है। आगे बढ़िए। हाँ, फिर कह रहा है कि जब उष्ण और हल्की वायु ठंडे और अधिक गहरी वायु के विरुद्ध चलती है तो पूर्ववर्ती दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है, एक वाताग्र कहलाती है। तो उसे कौन सा वाताग्र कहते हैं। देखिए जब उष्ण वायु चढ़ जाएगी तो उसे मतलब उष्ण वायु तीव्र है तो उष्ण वायु चढ़ जाएगी। देखिए वाताग्र क्या होता है, दो विपरीत गुणधर्म वाली वायु, जैसे एक उष्ण है, ठीक है, ये उष्ण वायु है, और ये है शीत, मतलब शीत वायु, क्लियर। यदि इसके ऊपर ये चढ़ गई, क्लियर, तो इससे जो बनेगा ये उष्ण वाताग्र बनेगा, उष्ण वाताग्र, यही पूछ रहा, वात का अगला भाग ऐसे बनेगा, ठीक है। इसको हम उष्ण वाताग्र कहते हैं। यदि शीत वायु चढ़ गई तो उसे हम शीत वाताग्र कहेंगे, क्लियर। आगे है, इसका आंसर होगा उष्ण वाताग्र।
आगे देखिएगा, कह रहा है अगला क्वेश्चन 43वां है कि प्रकाशीय क्षेत्र की गहराई के बीच, प्रकाशीय क्षेत्र फोटिक जोन इसे कहते हैं, इंग्लिश में ज्यादा प्रचलन में है ये, इसे कहते हैं फोटिक जोन। ये अगले बार हो सकता है फोटिक जोन है पूछ ले। गहराई में कितनी दूर तक होता है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जब आप महासागर सागर वाला भाग पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 200 मीटर तक, जहां तक सूर्य के प्रकाश पहुंचता है, जहां तक सागरों में सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, क्या करता है, पहुंचता है, उसे क्या कहते हैं, फोटिक जोन कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, फोटिक जोन कहते हैं। और यहीं तक वनस्पतियां और जीव जंतु पाए जाते हैं। क्लियर, हाँ, मतलब जैव विविधता अधिक होती है। कह रहा है कि क्यूरोसियो इसको कहते हैं, क्यूरोसियो धारा देखी जाती है। क्यूरोसियो की धारा कहां देखी जाती है, तो आप जान लिए अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, कहीं नहीं। ठीक है, क्यूरेशियो और क्यूराइल की धारा आप जानते होंगे। ठीक, धाराओं का जब बात करें तो देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से मैं जब इसको पढ़ाऊंगा तो एकदम याद हो जाएगी। ठीक है, दरअसल दो ही चीज है, एक ध्रुव है और एक विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा का क्षेत्र गर्म होता है। ठीक है, आप थोड़ा सा समझ लीजिए बात को, और एग्जाम आपके करीब है ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहे। देखिए ये ध्रुव है, ठीक है, और ये विषुवत रेखा आपकी है, विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा पे जो जल है वो गर्म है। ठीक है, तो यहां से जो धाराएं होंगी ये कैसी होंगी, ये गर्म जल धाराएं होंगी, गर्म। ठीक है, कैसी होंगी, गर्म होंगी। और जानते हैं ध्रुव जो है वो ठंडा है, ध्रुव जो है वो क्या है, वो ठंडा है। तो इधर से जो जलधाराएं आएंगी वो जलधाराएं होंगी ठंडी। ठीक है, क्या होंगी, ठंडी। यदि सामान्य परिस्थितियां हो तब, यदि क्या हो, सामान्य परिस्थितियां हो तब ऐसा होगा, नहीं तो यदि अपवेलिंग करंट का हिसाब किताब लगेगा तो ठंडी हो जाएंगी। जैसे आप देखेंगे कनारी की धारा वो विषुवत रेखा की तरफ से ही चलती है लेकिन वो ठंडी है। ठीक है, क्यूराइल की धारा ये भी क्या है, ठंडी है। ठीक, हाँ, लेकिन क्यूरेशियो की धारा ठंडी नहीं है, वो गर्म है। समझ में आई बात। तो ये कहां चलती है, तो ये देखेंगे प्रशांत महासागर की धारा है। कहां की, प्रशांत महासागर की धारा है। जब मैं पढ़ाऊंगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा ये कहां, कैसे और कितनी मात्रा में कौन सी धाराएं चलती हैं। कह रहा है कि तापीय ऊर्जा परियोजना निम्नलिखित में से किस पर कोई प्रभाव नहीं डालती। तापीय ऊर्जा परियोजना मतलब, तापीय ऊर्जा का मतलब क्या है, तापीय ऊर्जा मतलब जहां कोयले से विद्युत बनाई जाती है, कोयले से विद्युत बनाई जाती है। तो कह रहा है वहां कौन सा प्रदूषण नहीं होगा। तो देखिएगा जब कोयले से विद्युत बनाई जाती है तो जाहिर सी बात है धुआं निकलेगा। ठीक है, यानी वायु प्रदूषण होगा वहां। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ये आवाज बहुत नहीं करती है, आवाज नहीं करती। लेकिन भूमि प्रदूषण होगा, इससे जो कचरा निकलेगा ये भूमि में जाएगा। जल प्रदूषण भी होगा क्योंकि जल में भी ये बहकर जाएगा। तो ये प्रभाव नहीं डालेगी किस पे, ध्वनि प्रदूषण पे। तो ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन था, समझ पर आधारित क्वेश्चन था। कह रहा है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में सकल प्राथमिकता उत्पादन से हानियां घटाकर इंगित किया जाता है। जब देखिए किसी चीज में सकल अगर है, अगर हानि घटा दीजिएगी तो निबल हो जाता है। क्या हो जाता है, निबल। ठीक, और प्राथमिकता चीज जुड़ी है तो आप जान लीजिएगा निबल प्राथमिकता उत्पादन हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक, आगे है कि कृषि भूमि प्रयोग मॉडल एक आर्थिक मॉडल है, यह किसके द्वारा बताया गया है। तो आप जान लीजिएगा, अगर आप एमए किए होंगे भूगोल, बीए में तो नहीं है, एमए में ये थियरी है। ठीक है, और ये थियरी दिया है वान थ्यूनन ने। इन्होंने पूरी तरह से एक वृत्त के आकार की संरचना बताई और उन्होंने बताया कोई शहर जब विकसित होता है तो उसके पहले
जस्ट क्या होता है, क्या फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होता है। ठीक है, आपको ये चीज याद आ रही होगी। वान थ्यूनन कह रहा है कि भारत में जनसंख्या की नकारात्मक वृद्धि हुई थी। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि दर कब सबसे कम हुई थी, कब ऋणात्मक टाइप की हो गई थी, तो ये है 11 से 21 के बीच। ठीक है, इसीलिए 1921 को जनसंख्या विभाजन के नाम से जानते हैं। 1921 को क्या कहते हैं, जनसंख्या महाविभाजक वर्ष के नाम से जानते हैं। क्लियर, महाविभाजक वर्ष के नाम से जानते हैं। तो निश्चित तौर पे आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़िएगा, कह रहा है कि भारत में कौन सा राज्य काफी का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो आप एकदम चर्चित क्वेश्चन है, ये कभी नहीं बदलता है, इसलिए एकदम श्योर रहिए। काफी, जैसे चाय के लिए असम है, वैसे काफी के लिए कर्नाटक है, काफी के लिए कर्नाटक है। ठीक है ना जी। कह रहा है कि भारत में नगरीय बस्ती के लिए एक निकष है, मतलब एक मानक है नगरीय बस्ती का। तो ये याद करने वाली चीज है, याद कर लीजिएगा। 5000 या उससे अधिक जनसंख्या हो तो उसे हम क्या कहते हैं, नगरीय बस्ती कहते हैं। ठीक ना जी। आगे बढ़ जाइए, कह रहा है कि डेट्रॉयट के लिए प्रसिद्ध है। डेट्रॉयट देखिएगा, ऑटोमोबाइल उद्योग है। ऑटोमोबाइल उद्योग को डेट्रॉयट, ये डेट्रॉयट जगह कहाँ, आप एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि जैसे मैनचेस्टर इंग्लैंड में है, उसी तरह से डेट्रॉयट भी प्रसिद्ध है। ठीक है। तो भारत में जहां जहां ज्यादा ऑटोमोबाइल उद्योग का उत्पादन होता है, उसे भारत का डेट्रॉयट कहते हैं। फिलहाल ये संबंधित किससे है, स्वचालित वाहनों से। सूती वस्त्र से अगर बात रहेगी तो वहां मैनचेस्टर सही होगा। ठीक ना जी। हाँ, आगे है कि नई दिल्ली का CBD किसे कहते हैं। नई दिल्ली का CBD है, तो आप जान लीजिए नई दिल्ली का CBD क्या है, तो कनॉट प्लेस को नई दिल्ली का CBD कहते हैं। क्लियर। आगे बढ़िएगा, ध्रुवीय वाताग्र, NCR भी देख लीजिएगा। ठीक है, मैं पढ़ाऊं NCR मतलब दिल्ली के आसपास के जो जिले हैं, ठीक है, वह जो दिल्ली में शामिल किए जाते हैं उसे NCR कहते हैं। NCR। ठीक। ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत जो है V जर्कनेस के द्वारा दिया गया था। V जर्कनेस, ध्यान दीजिएगा, V जर्कनेस। ठीक है, इसमें बताने लायक और कुछ भी नहीं है। कह रहे हैं कि हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। हीलियोसेंट्रिक, आप बात को समझिएगा, हीलियम से सूर्य का निर्माण हुआ, हीलियम और हाइड्रोजन से। तो ये परिभाषा क्या बताती है कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, ब्रह्मांड के केंद्र में क्या है, सूर्य है, सूर्य है। इसी को हेलियोसेंट्रिक परिभाषा कहते हैं। ठीक है, सिद्धांत कहते हैं। ये ब्रह्मांड है, ठीक है, यानी सूर्य बीच में है और पृथ्वी उसका चक्कर कर रही है, पृथ्वी उसका चक्कर करे, इसी को कहते हैं हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत। ठीक है, और इसका प्रतिपादन किया था कापरनिकस ने, कापरनिकस। ठीक है, अब ये किया क्यों था, क्योंकि इसके पहले कौन था सिद्धांत दिया गया था, भूसेंट्रिक, जियोसेंट्रिक, भू केंद्रित, इसको सूर्य केंद्रित भी कहते हैं, सूर्य केंद्रित सिद्धांत। ठीक है, इसके पहले टॉलमी ने, कौन, टॉलमी ने, वही जिन्होंने कहा था कि भूगोल वह आभामय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है। जियोसेंट्रिक सिद्धांत दिए थे, जियोसेंट्रिक सिद्धांत दिए थे, और इन्होंने बताया था कि पृथ्वी मध्य में है, कौन है, पृथ्वी मध्य में है और सूर्य उसका चक्कर लगा रहा है। ठीक ना जी, ब्रह्मांड के मध्य में पृथ्वी है, सूर्य चक्कर। जाहिर सी बात है, पहले यही था, हम पृथ्वी को ही जानते थे, तो जहां से टॉलमी खड़े थे, जो देख रहे थे वही लिख दिया उन्होंने। क्लियर। आगे कि किसे आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया, सारी रेखाओं को आर्कटिक देखिए नहीं बताया, वो आ गया क्वेश्चन में,
इसीलिए सभी बता देना होता है। ये भूमध्य रेखा हो गई, ये हो गई कर्क रेखा, और ये 66.5 अंश जो है आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त कहते हैं इसे। इसी तरह से ये हो गई मकर रेखा 23.5 अंश मकर, और ये हो गई 66.5 अंश अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त। क्लियर? ये सब उत्तर के अक्षांश हैं, ये सब दक्षिण के अक्षांश हैं। क्लियर? तो अब आप देखिएगा आर्कटिक वृत्त पूछा है तो 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश। क्लियर? आगे, अपने ही स्थान पर शैलों के विघटन और अपघटन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब कोई चट्टान या शैल अपने ही स्थान पर टूट जाती है तो उसे हम कहते हैं अपक्षय। क्या कहते हैं? अपक्षय। और जब इन्हीं टूटी हुई चट्टानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जाता है तो उसे कहते हैं अपरदन, और दोनों को मिलाकर कहते हैं अनाच्छादन। क्या कहते हैं? अनाच्छादन। तो इसका आंसर फिलहाल तो क्या है? अपक्षय है। ठीक है, क्या? अपक्षय। और मैंने दोनों को बता दिया। भूस्खलन क्या है? पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा आदि कारणों के द्वारा जब पर्वत का हिस्सा सरक जाता है, मल वाले पर्वत का जो हिस्सा सड़क के नीचे आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? भूस्खलन कहते हैं, लैंड स्लाइडिंग। अगला है कि कणिकामय विघटन का एक उदाहरण है। कणिकामय, ये उस समय हमको क्या मिसलेनियस टाइप का प्रश्न लग रहा था, लेकिन इसके बारे में जब पढ़ा गया तो पता चला। वैसे कहते हैं आप भी इसे कुछ छूट जाएगा, यांत्रिक अपक्षय इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? यांत्रिक अपक्षय, कणिकामय विघटन। मध्य कपासी का एक उदाहरण है, नाम से ही क्लियर है। मध्य कपासी किस बादल का उदाहरण है? तो ये मध्य मेघ का उदाहरण है। ठीक है, उच्च मेघ, मध्य मेघ और निम्न मेघ होते हैं। ठीक है, बादलों की ऊंचाई के आधार पर इस बादलों को ये नाम दिया गया है। तो ये किसका भाग है? मध्य मेघ का। आगे है कि कोपेन का जलवायु वर्गीकरण किस पर आधारित है? देखिए, ये जलवायु वर्गीकरण कोपेन हो गया, थार्नवेट हो गया और ट्रिवार्था हो गया। ये तीन जलवायु महत्वपूर्ण हैं और इनको मैं बहुत बेहतरीन ढंग से लेकर आऊंगा, भूलेगा नहीं आपको। बस केवल करना क्या है, एग्जाम टाइम विथ अखिलेश सर को आपको ज्वाइन करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है, क्योंकि इतनी मेहनत निश्चित तौर पे आपके भविष्य को लेकर हम कर रहे हैं। मैं तो जो करना था मैं कर लिया हूं। बस केवल आपसे यही गुजारिश है कि आप सभी हमारे परिवार को आगे बढ़ाइए और अपनी सफलता में 4 चांद लगाइए। ठीक है ना जी? और जो भी सुझाव है, क्योंकि आप सभी भी मेरे समकक्ष होंगे, बहुत सारे लोग मेरे ही जितने समकक्ष होंगे। ठीक है, बहुत सारे अनुज होंगे, बहुत मेरी उम्र से बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि जानते हैं कि इसमें कोई उम्र की सीमा बहुत नहीं होती है। ठीक है, रिटायर तक नौकरी ज्वाइन करने जाते हैं लोग, हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग आए हैं इस तरह से। तो क्या करना है, आपको केवल और केवल चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और लाइक भी करना है, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्त मित्रों के यहाँ जिसको चाहते हैं कि नहीं ठीक बता रहे हैं। ठीक है ना जी? आइए तो देखिए, कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है ये है वर्षा और तापमान पर। ठीक है, इन्हीं के साथ जो ट्रिवार्था का भी है, ट्रिवार्था वो भी वर्षा और तापमान के साथ है, लेकिन थार्नवेट का जो है वे अनुभवजन्य तथा वनस्पतियों पर आधारित है, वनस्पतियों पर आधारित है। ठीक है, तो मैंने आपको 3 क्वेश्चन इसमें बता दिया। ठीक है, बाकी जो भी अंग्रेजी के अक्षर के नाम के संकेत ये लोग लेते हैं वो जब कॉन्सेप्ट बताया जाएगा आपको तब समझ में आएगा। कह रहा है कि एक संक्रमण क्षेत्र जहां पादप समुदाय प्राकृतिक रूप से एक दूसरे से मिलते हैं, ये प्रश्न दोहराया गया है। वहां इकोटोन करके पूछ लिया गया है और यहाँ संक्रमिका करके पूछ लिया गया है। एक ही क्वेश्चन 2 बार आ गया है। ठीक है ना जी? तो जो
उसको सही करेगा वो इसको भी सही कर देगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि पर्यावरणीय निम्नीकरण भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उच्चतम है। तो देखिएगा, पर्यावरण निम्नीकरण मतलब ये होता है जहां पर प्रकृति से छेड़छाड़ सबसे अधिक की जा रही है, वही पर्यावरण निम्नीकरण सबसे अधिक होगा। तो आप देख लीजिएगा, इसमें हिमालय क्षेत्र नहीं, मैसूर का पठार अभी बहुत ज्यादा नहीं छेड़ा जा रहा है, विंध्य का पठार भी बहुत ज्यादा नहीं छेड़ा है, लेकिन छोटा नागपुर का पठार जो झारखंड का हिस्सा है, इसको यहाँ एक खनिजों का भंडार है, इसको रूर कहा जाता है। जर्मनी में रूर प्रदेश जो है, रूर नाम की जगह जो है वो कोयला और इस्पात लोहे के खदानों के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए यह भी भारत में उसी तरह से प्रसिद्ध है। तो इसीलिए भारत का रूर इसको कहते हैं, छोटे नागपुर के पठार को क्या कहते हैं, भारत का रूर, भारत का रूर कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा खनिज पाए जाते हैं, इसीलिए इसको ज्यादा खुदाई उदाई करने के चक्कर में पर्यावरण के लिए नुकसान पहुंच रहा है। कह रहा है कि ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा होता है। तो ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है। ठीक है, ऊर्जा का पिरामिड जब आपको बता दिया जाएगा तो बहुत आसान क्वेश्चन आपको लगने लगेगा। ठीक है, ऊर्जा का जो नियम दिया है, ऊर्जा स्थानांतरण का नियम की 10% ऊर्जा ही एक जीव से दूसरे जीव में जाती है। ये कौन दिए हैं? लिंडमैन महोदय ने दिया है, लिंडमैन। आप मन भी पढ़ सकते हैं, मैन भी पढ़ सकते हैं। ठीक है ना जी। तो इन्होंने यही बताया कि जैसे कोई भैंस है, अगर वो 10 किलो 100 किलो चारा खाती है, तो आगे अगर उसको शेर खाएगा तो 10 किलो चारा के बराबर ही ऊर्जा जाएगी। ठीक है ना जी। आगे है कि किसने भूमि प्रयोग अध्ययन आरंभ किया और ब्रिटेन का भूमि प्रयोग मानचित्र प्रस्तावित किया। तो ये देखिए, LD डडले स्टाम्प थे जिन्होंने ब्रिटेन से संबंधित भूमि का अध्ययन किया और मानचित्र प्रस्तावित किया, डडले स्टाम्प। आगे है कि मसाई जनजाति, जनजातियां बहुत महत्वपूर्ण है। मसाई हो गई, बुशमैन हो गया, खिरगिज हो गया, ठीक है, एस्किमो, ये निश्चित तौर पे आप पढ़िएगा। ठीक है, और इसके लिए भी वीडियो आएगा, पिछली वीडियो में भी बताया गया सबके बारे में, इसलिए बहुत ज्यादा इस पे टाइम नहीं जाना है। ये अफ्रीका की जनजाति है। कहाँ की? अफ्रीका की जनजाति है, मसाई जनजाति। ठीक है ना जी। तो इस तरह से आपके पूरे 2016 के जो भूगोल के प्रश्न थे वो समाप्त हो गए। आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा है, और अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। इसी के साथ लेते हैं विदा। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।